अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय आसान अकाउंटिंग चैनल। मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंट्स से रिलेटेड। अब उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम जर्नल एंट्रीज़ की तरफ आगे आते हैं। अब जर्नल एंट्रीज से पहले मैं थोड़ी सी उसको ओवरव्यू आपको थोड़ा सा दे दूं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। एज़ यू नो, एसेट्स आर द असासाजात, जिसे हम कहते हैं उर्दू में, कि कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम कोई भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे अपने बिल्डिंग, कैश, बैंक में कोई हमारे पास बैलेंस है, वो जब हम डालते हैं तो उसे हम एसेट्स कहते हैं। एसेट्स हमेशा दो तरह के होते हैं, टेंजिबल होते हैं और एक इनटेंजिबल होते हैं। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो कि फ़िज़िकल अपीयरेंस रखते हैं। मैं डिफ़ाइन इसको कर दूं। टेंजिबल एसेट्स आर द फिज़िकल, दे इंक्लूड द कैश, इन्वेंट्री, व्हीकल्स, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग एंड द इन्वेस्टमेंट्स। और सेकंड होता है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स आर नॉट एग्जिस्ट इन द फिजिकल फॉर्म एंड इंक्लूड द थिंग्स लाइक अकाउंट्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड द गुडविल। उसके बाद लाइबिलिटीज़ आती हैं। लाइबिलिटीज़ जो कि हमारे लिए क्रेडिटर्स होते हैं, पेबल्स होते हैं वो। और लाइबिलिटीज़ भी हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है करंट लाइबिलिटीज़ और एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ वो होती है जो कि एक साल के अंदर अंदर हमें पे करनी होती है, या उसका टाइम पीरियड होता है 1 ईयर ओनली। और इसको डिफ़ाइन कर देंगे, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ that are due and the payables within 1 year. Examples are the current liabilities are dividend, taxes, interest and the debts. नॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो कि मोर देन 1 ईयर्स होती हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आर दैट मे और मे नॉट अराइज डिपेंडिंग ऑन द सर्टेन इवेंट। आल्सो कैन से दैट द मोर देन 1 ईयर डेट्स। इसमें हमारी लीज पेमेंट्स आ जाती हैं। अब एसेट्स के बारे में थोड़ा सा आपको ये बताती चलूँ कि एक नज़र आप इनको देख लें कि एसेट्स पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। कंपनी में लगाया हुआ कोई कैश है, कोई बैंक में हमारे पास बैलेंस है, बिल्डिंग है, लैंड है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिटिंग है, मोटर व्हीकल्स हैं, पेटी कैश है, डेबिटर्स हैं, कंप्यूटर, ऑफिस इक्विपमेंट, गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स राइट्स हमारे पास वो होते हैं जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, जो कि कंपनीज़ के ही हक वाले होते हैं, जैसे कि SECP के डॉक्यूमेंटेशंस हो सकते हैं, FBR के डॉक्यूमेंटेशंस हो सकते हैं, ट्रेड मार्क्स हो सकता है, इन्वेस्टमेंट्स, बिल्स रिसीवेबल एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, और लोन एडवांसेस। लाइबिलिटीज़ डिटेल्स। लाइबिलिटीज़ में वैसे तो हमारे पास वही चीज़ें आती हैं, जितनी भी हमारे पास पेएबल्स होते हैं ये हमारे पास एक्चुअल में लाइबिलिटीज़ होती हैं। इसके अलावा जैसे कि लोन फ्रॉम बैंक हो गया, डिबेंचर फ्रॉम पब्लिक हो गया, बॉन्ड्स फ्रॉम पब्लिक हो गया, लोन ऑन मॉर्टगेज हो गया। मॉर्टगेज कहते हैं जब भी हम कभी भी बैंक से लोन लेते हैं तो उसके अगेंस्ट हम कोई भी अपनी कीमती चीज़ रखते हैं, तो जो चीज़ हम रखना होता है उस प्रोसेस को या उस चीज़ को हम कहते हैं मॉर्टगेज, यानी कि रहन रखना। क्रेडिटर्स हो गया, अकाउंट्स पेएबल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट्स हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से मुराद ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि एक्सपेंस तो बन चुके होते हैं पर वो हमें अभी तक पे नहीं किए होते, यानी कि एक्सपेंसेस पेएबल। आउटस्टैंडिंग का इन अदर वर्ड्स इन अकाउंट्स ये भी होता है पेएबल। बिल्स पेएबल हो गया, सैलरीज एंड वेजेस पेएबल हो गया, ट्रेड पेएबल्स, अनअर्नड कमीशन हो गया, एडवांस फ़ी हो गई, कमीशन पेएबल हो गया, टैक्सेस, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, डिविडेंड पेएबल, यूटिलिटीज़। जो भी पेएबल्स में हमारे साथ जिसके साथ पेएबल का वर्ड हो वो भी हमारा लाइबिलिटीज़ ही कहलाता है। ये आपके नोट्स बनाने के लिए थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश थी कि अगर आपको उसकी डिटेल्स चाहिए तो ये सिंपल पॉइंट्स हैं जो कि हम लाइबिलिटीज़ में डालते हैं, ये सिंपल पॉइंट्स हैं जो कि हम एसेट्स में डालते हैं। आगे ये जर्नल एंट्रीज़ में ये कंसेप्ट आपके मदद करेंगे आपको। इक्विटी डिटेल्स। इक्विटी डिटेल्स में हमारे पास आता है कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी। कैपिटल यानी कि सरमाया, एज यू नो। इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। अकोमोलेटिव प्रॉफिट होता है जो कि स्टॉक होल्डर प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, डिस्काउंट इनकम प्लस कमीशन इनकम, इंटरेस्ट इनकम, मिसलेनियस इनकम, डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम से मुराद ये होता है कि कंपनीज टैक्सेबल इनकम टू इट्स इन्वेस्टर्स। रेवेन्यू में हमारे पास आता है सेल्स, फी, मिसलेनियस, रिसीव्ड एंड सर्विसेज चार्जेस एक्सेट्रा। एक्सपेंसेस
एक्सपेंसेस में जो भी कंपनी में ख़र्चे होते हैं कंपनी को चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, वो सारे हम ख़र्चों को कहते हैं एक्सपेंसेस, जिसमें वेजेस, सैलरीज, यूटिलिटीज़, फ्रेट, बैड डेट्स, रेंट एंड रिपेयरेंस, टैक्सेस, इंटरेस्ट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस एंड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम ये वो वाला होता है जो कि फ़िक्स्ड एसेट्स के ऊपर चार्ज होता है, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब भी किसी भी चीज़ की मालियत डाउन होती जाती है तो उसको हम ये कहते हैं कि ये डेप्रिसिएट हो रहा है। जैसे कि एसेट्स हो गया बिल्डिंग, जैसा कि हो गया प्लांट, यानी कि कोई मशीनरी हो जाती है, कोई ऐसा बड़ा सा प्लांट लगा हुआ होता है, वो भी जो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जिसकी जो प्राइजेज़ होती है वो कम होती है क्योंकि वो एसेट्स यूज़ हो जाता है, तो ये यूजेज वे होता है उसका एसेट का, वो हमारे पास डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो डेप्रिसिएशन भी एक किस्म का एक्सपेंस होता है। एक्सपेंसेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस इज़ एन एक्सपेंसेस इनकर्ड दैट वेरियस डायरेक्टली विद द चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ द कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, जो कि डायरेक्ट ही हमारी कॉस्ट के ऊपर अफेक्ट करते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, सेल कमीशन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, कस्टमर सर्विसेज हो गया, परचेज ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं दैट एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू द ऑपरेट अ बिजनेस एज अ होल, जो कि मुकम्मल बिजनेस को चलाने के लिए हमारे यूज़ होते हैं, जैसे कि सैलरीज, फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन, हमारे पास इक्विपमेंट मेंटेनेंस होती है, रेंट, यूटिलिटीज़, ऑफिस सप्लाइज एंड द एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। अब आखिरी एक ओवरव्यू था जो कि मेन रूल्स भी मैं कहती होती हूँ इसको अकाउंट्स के, जो कि बेसिक कंसेप्ट होते हैं जर्नल एंट्रीज़ के लिए, जिसके ऊपर ग्रिप हमें लाजमी रखनी होती है। वो ये होते हैं कि एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी ये दोनों इंक्रीज़ होते हैं तो ये होते हैं डेबिट, और जब ये दोनों डिक्रीज़ होते हैं तो ये होते हैं क्रेडिट। और इसी तरह तीन चीज़ें यानी कि लाइबिलिटीज़, इक्विटी एंड द रेवेन्यू, ये जब इंक्रीज़ होते हैं तो इनका बैलेंस होता है क्रेडिट, और जब ये डिक्रीज़ होंगे तो इनका बैलेंस होता है डेबिट। अब एक जर्नल एंट्री के लिए इलिस्ट्रेशन मुझे मिली है, इस बुक पे ही थी, जो कि सिंपल वर्ड्स में भी है और वो इजी टू अंडरस्टैंड है। सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस में इसकी फ़र्स्ट वाली लाइन पढ़ रही हूँ। स्टार्टेड बिजनेस विद द कैश 10 lakhs ऑन 1 जनवरी 2015। अब बात यह है कि इसको अंडरस्टैंड ये करना है कि वो बंदा क्या कर रहा है, वो बिज़नेस को स्टार्ट कर रहा है विद द कैश के साथ 10 लाख में। तो 1 जनवरी को जो एंट्री की जाएगी वो सबसे पहले तो जर्नल का आप एक स्केच देख लें, इसके भी हमेशा 2 या 3 मार्क्स लाजमी होते हैं इन अकाउंट्स। जर्नल का स्केच ये होता है, डेट डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, एक साइड डेबिट की रखो और एक साइड क्रेडिट की रखो, ये हमारा एग्जैक्टली जर्नल का स्केच होता है। अब बिज़नेस को स्टार्ट कर रहा है वो 10 लाख के साथ, तो क्या आ रहा है, सबसे पहले कैश आ रहा है। कैश है हमारा एसेट्स, तो क्योंकि वो इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए हमने उसको डेबिट किया है। कैश डेबिट 10 लाख, और इसके अगेंस्ट क्योंकि बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट चल रही है तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होगा कैपिटल, तो कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल जब इंक्रीज़ होता है तो वो होता है क्रेडिट। कैश डेबिट 10 लाख के साथ, कैपिटल क्रेडिट होगा 10 लाख के साथ, और नीचे उसकी लाइन हम खुद भी अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ यही लिख दिया है कि इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, सिंपल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज़ द बोर्ड ऑफिस द बिल्डिंग फॉर द कैश 5 lakhs ऑन 20 जनवरी 2015। बिज़नेस के लिए हमने बिल्डिंग परचेज़ की है और जो कि है 5 लाख की। अब बिल्डिंग की कीमत है 5 लाख और कैश दे के हमने ये परचेज़ की है, तो बिल्डिंग भी एक एसेट है और कैश भी एक एसेट है। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, बिल्डिंग डेबिट कर देंगे क्योंकि कैश है, क्योंकि एसेट है और वो इंक्रीज़ हो रहा है, और उसी साइड पे एसेट हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसी वजह से कैश जो है वो क्रेडिट होगा। बिल्डिंग डेबिट 5 लाख के साथ, कैश क्रेडिट 5 लाख के साथ। तीसरी एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश 5 lakhs on 20 Feb 2015। परचेज गुड्स परचेज हो रही हैं, इट्स मीन कि परचेजेज़ हैं। परचेजेज़ भी हमारे पास एसेट्स की तरह ही होती है ना, गुड्स एक एसेट्स ही होता है हमारा। तो ये है एसेट इंक्रीज, तो ये हो गया डेफिनेटली डेबिट।
तो हमने गुड्स को तो डाल दिया जी 5 लाख के साथ डेबिट साइड पे, और उसके अगेंस्ट हम दे क्या रहे हैं, उसके अगेंस्ट हम दे रहे हैं कैश। कैश क्रेडिट हो रहा है 5 लाख के साथ, क्योंकि कैश एसेट है लेकिन वो कम हो रहा है। तो जब एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों एसेट्स हैं लेकिन एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट क्रेडिट हो रहा है, तो इसलिए परचेज यानी कि गुड्स हमारे पास डेबिट होंगी और कैश होगा क्रेडिट। 4th लाइन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5,50,000 ऑन 2 मार्च 2015। सोल्ड गुड्स, चीज़ें हमने सेल की है, फॉर कैश ऑन मतलब कैश पे ही चीज़ें हम बेच रहे हैं, 5,50,000। तो 2 मार्च 2015 को जो हमारी एंट्री होगी, सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास बेचने से चीज़ आई क्या, आ रही है कैश। कैश क्योंकि हमारा एसेट है, जब बढ़ेगा तो वो होगा डेबिट, और उसके अगेंस्ट यानी कि जो सेल होती है, सेल का मैंने अभी बताया था आपको पहले कि सेल का जो बैलेंस होता है यानी कि सेल जब इंक्रीज़ हो रही होती है तो उसको हम लेते हैं क्रेडिट। तो इसकी एंट्री क्या होगी, सिंपल वे में कैश डेबिट और सेल क्रेडिट, क्योंकि सेल ऑन कैश है। 5th, परचेज गुड्स फ्रॉम द मिस्टर मोहसिन फ्रॉम 7 लाख ऑन अकाउंट 3 अप्रैल 2015। परचेज़ किए हैं हमने गुड्स फ्रॉम द मोहसिन साहब से। अब यहाँ एक छोटी सी लाइन है जो कि देखने वाली है, जिसमें वो बात कर रहा है, अगर वो कैश की बात करता तो 7 रुपीज़ के ऑन अकाउंट ना लिखता, तो यहाँ उसने ऑन अकाउंट लिखा है, तो इट्स मीन ये है कि ये क्रेडिट पे हमने लिए हैं। तो परचेजेस तो क्योंकि गुड्स हैं वो तो आ रही हैं, इस वजह से गुड्स डेबिट होंगी, और मिस्टर मोहसिन यानी कि अकाउंट पे एबल लाइबिलिटी है हमारी, उसको हमने पे करना है, वो हमारा हो जाएगा क्रेडिट। गुड्स डेबिट 7 लाख के साथ मिस्टर मोहसिन की लिखें या फिर अकाउंट पेएबल, ये 7 लाख के साथ क्रेडिट हो जाएंगे। परचेज ऑन क्रेडिट, ये नीचे मैंने लाइन डाल दी थी। उसके बाद 6 एंट्री है हमारे पास, टुक एन इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम द MCB बैंक लिमिटेड अकाउंटिंग रुपीज़ 12 lakhs ऑन 5/5/2015। 5 मई 2015 को हमने बैंक से लोन लिया है और वो है 12 लाख। तो सिंपल सी बात है, रुपीस में है तो हमारे पास कैश 12 लाख आएगा, और बैंक लोन क्योंकि मैंने अभी वो उसके बारे में बताया था, लाइबिलिटीज़ के हेड्स बताए थे आपको, तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बैंक लोन का मतलब यही है कि ये लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटीज़ जब इंक्रीज़ होती है तो उसका बैलेंस होता है क्रेडिट। तो कैश डेबिट और इसके अगेंस्ट बैंक लोन जो होगा वो क्रेडिट होगा 12 लाख के साथ। पेड कैश 7 लाख टू मिस्टर मोहसिन ऑन 27 मई 2015 फॉर गुड्स परचेज इन द ट्रांजेक्शन 5। हमने जो ट्रांजैक्शन 5 में हमने परचेजेस की थी ऑन अकाउंट के ऊपर, उसमें से हमने कैश दे दिया है 70,000 का मिस्टर मोहसिन को वापस। तो अब हमने उसकी एंट्री करनी है, तो ये याद रखें पेड कैश, जब कैश चला गया तो सिंपल कैश तो हो गया क्रेडिट हमारे पास किसने के साथ, 70,000 के साथ। अब वो दिया किसको है, मोहसिन साहब को। मोहसिन साहब कौन है, अकाउंट्स पेएबल हैं, तो अकाउंट्स पेएबल होगा हमारा डेबिट, क्योंकि अकाउंट्स पेएबल में कमी होती है तो वो डेबिट हो जाता है। तो अकाउंट्स पेएबल या मोहसिन साहब डेबिट और कैश क्रेडिट 70,000 के साथ, सॉरी। एंड द लास्ट एंट्री इज पेड सैलरीज टू एम्प्लॉइज रुपीज़ 30,000 कैश ऑन 15 जुलाई 2015। 15 जुलाई को हमने सैलरीज दी हैं एम्प्लॉइज़ को 30,000। अब सैलरीज पे की हैं, इसका मतलब ये है कि कैश में की हैं, साथ आगे लिखा भी होगा 30,000 कैश। तो कैश तो हो गया क्रेडिट क्योंकि कैश में कमी हो गई 30,000 के साथ, और उसके अगेंस्ट जो चीज़ डेबिट हो रही है वो है एम्प्लॉइज़ सैलरीज़। सैलरीज़ हमारा एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस जब बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, और नीचे लाइन लिखती है पेड सैलरीज इन कैश। होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस जर्नल एंट्रीज विद ट्रांजेक्शंस। मैं जितनी कोशिश कर सकती थी मैंने ट्राई की है। आगे आप लोग मज़ीद मेरे लेक्चर्स का वेट करें, इसी से ही हम जर्नल एंट्रीज़ के बाद हम अकाउंटिंग साइकिल पूरा करेंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे, लेजर अकाउंट भी बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा लेजर अकाउंट की तरफ जाएगा, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।